जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। और कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम आकाश विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को इतिहास के परिचय के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का परिचय। तो इतिहास का परिचय आज हम कोशिश करेंगे पूर्णतः आप सभी को समझ में आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इतिहास के परिचय की तरफ। तो सर्वप्रथम हम बात करें इतिहास। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करें? इतिहास की। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास शब्द जो है हिस्ट्री का हिंदी अर्थ इतिहास होता है। ठीक, जो हिस्ट्री होता है उसका इंग्लिश शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द क्या है? हिस्ट्री है। और इसी को हिंदी, इसी का हिस्ट्री का हिंदी अर्थ क्या होता है? इतिहास होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का हिंदी अर्थ क्या होता है? इतिहास होता है। और इतिहास होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी गहराइयों तक ले, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन सके। तो यहाँ से हम बात करें तो इतिहास के बारे में, तो शाब्दिक रूप से यह अतीत, अतीत यानी बीता हुआ होता है। जो बीत चुका समय होता है वो अतीत में होते हैं। जो बीत चुके समय होते हैं वो किस में होते हैं? अतीत में होते हैं। ठीक, कि घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन या लिखित विवरण, जो बीत चुका समय होता है उन घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना या लिखित विवरण प्राप्त करना। यह इतिहास हमें बताता है कि मानव समाज और संस्कृति और देशों ने वर्तमान स्वरूप कैसे प्राप्त किया। और इतिहास के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि जो इस टाइम आधुनिक दुनिया चल रही है वह इस आधुनिक दुनिया को किस प्रकार प्राप्त करता है, किस प्रकार स्टेप बाय। कोई भी चीज जब चलती है तो स्टेप में चलती है। पहले एक सीढ़ी चढ़ा जाता है, फिर 2 सीढ़ी चढ़ा जाता है, 3 सीढ़ी, स्टेप बाय चढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार जो आज हम आधुनिक टेक्नोलॉजी लाए हैं का एक बैग आ गई होंगी? नहीं, एक बैग तो नहीं आएंगी। जब नहीं आएंगी तो वह हमें क्या करता है? तो कैसे स्वरूप प्राप्त किया है मानव ने? कैसा स्वरूप? समाज का, सांस्कृतिक का और देश ने वर्तमान स्वरूप कैसे प्राप्त किया है उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार मानव ने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज वह आधुनिक दुनिया में पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें इतिहास की संरचना और अर्थ, इतिहास की संरचना क्या है और उसका अर्थ क्या है और उस गहराइयों तक अगर जाने तो शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें इतिहास का शाब्दिक अर्थ, तो इतिहास का शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से दोस्तों? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? इति ह प्लस आस मिला के इतिहास हो जाएगा। तो उसका हम संधि विच्छेद किए हुए हैं और संधि विच्छेद किए तो कह पाए इति ह प्लस आस। और जिसका अर्थ होता है इति मतलब ऐसा, ह प्लस मतलब ही हुआ था, इति प्लस ह प्लस आस मतलब ऐसा ही हुआ था। इति का मतलब होता है इस प्रकार, और यहां पर ह का मतलब होता है हुआ और आस का मतलब होता है था। ठीक, तो यहां पर इति ह प्लस आस, इसका मतलब इति का मतलब इस प्रकार, ह का मतलब हुआ और आस का मतलब था। मतलब मिला कि इतिहास का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार हुआ था। वही चीज है, ऐसा ही हुआ था। ठीक, तो उम्मीद है कि यहां पर इतिहास जो है उसका शाब्दिक अर्थ आप अच्छे से जान गए होंगे। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है? इतिहास। तो यहां पर इति प्लस ह प्लस आस, जिसका अर्थ क्या हुआ होता है कि ऐसा ही हुआ था। ठीक, कंफर्म होगा दोस्तों। चलते हैं थोड़ा सा और आगे अगली कड़ी में। अब इसकी उत्पत्ति इतिहास कैसे हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, जो इतिहास का अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री होता है वह ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से आया है। कहां से आया है? हिस्टोरिया से आया है या हिस्टोरिका कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है खोजकर प्राप्त किया गया ज्ञान। कैसा? खोज कर प्राप्त किया गया। हम किसी चीज को जब ढूंढते हैं और ढूंढने से वहां से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो मेरा क्या है? इतिहास है।
ठीक, तो इसका हिस्टोरिया शब्द कहां से आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खोजकर प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो यहां पर अंग्रेजी शब्द जो हिस्ट्री था वह ग्रीक भाषा शब्द हिस्टोरिका से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है हिस्टोरिका का कि खोजकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। इसके बाद है कि इतिहास के जनक। तो अगर हम इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास के जो जनक है भैया वो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस हैं। कौन है? हेरोडोटस है। ठीक, और हेरोडोटस भैया ठहरे ये जिसे हम द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास के जनक कहिए या इतिहास के पिता कहिए। ठीक, तो ये कहां के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे, जो कि यूनानी इतिहासकार थे, और इन्हीं के द्वारा इतिहास को बनाया गया। और इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका क्या नाम है? हिस्टोरिका पुस्तक है। और बहुत अपने आप में मायने रखता है यहां से क्वेश्चंस बनने का कि जो इतिहास के जनक हैं वो कौन है भैया? पहले तो इतिहास के जनक की बात करो तो कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। और उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन है? हिस्टोरिका है। क्या है? हिस्टोरिका है। और हिस्टोरिका तो ठीक है, तो ये हेरोडोटस पहले रहने वाले कहां के थे? कहीं के तो रहे होंगे, तो वो रहने वाले कहां के थे? तो यूनान के थे। और ये कौन सा उनका पेशा क्या था? वह क्या करते थे? काम क्या करते थे? तो काम के मायने में अगर देखा जाए तो यूनानी इतिहासकार थे, जिसे हम इतिहास के पिता कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। और ये रहे हमारे हेरोडोटस। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इतिहास के स्रोत। तो पहले इतिहास के स्रोत होता क्या है? तो अतीत में बीत चुके चीज, जब हम अतीत में जाते हैं तो वहां पे कुछ टूटे फूटे अवशेष प्राप्त होते हैं, वही इतिहास के स्रोत है। मतलब कि पुराने समय को बताने वाली जो चीजें होती हैं वो इतिहास के स्रोत होंगी। वह चीजें किस प्रकार से हो सकती हैं? वो क्या हो सकता है? टूटे फूटे अवशेष। तो पहला तो बात करें पूरा तात्विक स्रोत होंगे, दूसरा यहां पर साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से हम इतिहास के स्रोत की जानकारी लगा सकते हैं। ठीक, सर्वप्रथम पहले इतिहास के स्रोत किसे कहते हैं? तो पुराने समय में जो मुझे टूटे फूटे अवशेष प्राप्त होते हैं, या कोई ग्रंथ प्राप्त होता है, या फिर कोई लिखित स्रोत प्राप्त होते हैं, वो मेरे इतिहास के स्रोत होंगे। और इनको मुख्यतः तीन प्रकार से हम क्या करेंगे? बताएंगे। पहला कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा कौन से है? विदेशी यात्रियों के विवरण है। ठीक, अब इनके अंदर अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे अभिलेख लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ मुझे प्राप्त होगा, अभिलेख। सिक्का हो गया, उस टाइम का कोई राजा महाराजा आया होगा और अपने नाम का सिक्का चलवाया होगा, जिसके माध्यम से उनमें जानकारी मिलेगी किसकी? इतिहास की। स्मारक और भवन, उस टाइम कुछ बने होंगे, भवन निर्माण वगैरह हुए होंगे, इमारत बनी होगी, जो कि उससे हमें जानकारी मिलेगी कि लोग रहते कैसे थे भैया उस टाइम। तो इतिहास की जानकारी मिल रही है ना, यानी ये सब क्या है? इतिहास के स्रोत ही हैं। और साथ में मूर्तियां और बर्तन, उस टाइम लोग पूजा पाठ भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे ना, तो मूर्तियां हो गई, और खाना पानी पीने के लिए बर्तन भी थे उनके पास ना। तो ये सब चीज क्या बनाते हैं? मुझे इतिहास के स्रोत हैं भैया, और इतिहास के बारे में बताने का कार्य करते हैं। अन्यथा हम इतिहास के बारे में पता कैसे लगा पाते? नहीं लगा पाते ना। तो यहाँ पे कोई एक सबूत जैसे छोड़ चुके हैं ये सब, उस टाइम के लोग ये सब सबूत छोड़ के गए हैं कि नहीं, इस टाइम ऐसे ऐसे हुआ करता था कि अभिलेख थे, सिक्के थे, स्मारक थे, भवन थे, मूर्तियां थे और बर्तन थे हमारे पास। और आगे हम बात करें साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो यह धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के माध्यम से हम पता लगाते हैं। धार्मिक साहित्य की बात करें तो जैसे मेरे पास वेद है ना भैया, वेदों में ज्ञान लिखा है कि उस टाइम लोग क्या करते रहे होंगे,
जैसे कि जैन धर्म की पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं कि नहीं है। तो ये सब चीजें को बारे में बताते थे। जैसे कि यहां से अंगुत्तर निकाय मान लेते हैं, एक धार्मिक प्रसिद्ध पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के नाम दिए गए हैं। तो हमें पता लगा ना कि उस टाइम जो पुराना समय था भैया, जो इतिहास हम पुराने समय में पढ़ रहे होते हैं या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो हमें पता लग गया है कि उस टाइम जो अंगुत्तर निकाय था वो एक धार्मिक पुस्तक था, और उस धार्मिक पुस्तक से हमें यह पता लगता है कि उसमें 16 महाजनपद थे। नहीं तो पता लग पाता का कितने महाजनपद, नहीं तो पता लगा। फिर उसके बाद धार्मिक क्या है, साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य कैसे साहित्य होते हैं, तो वे साहित्य जो धर्म के लिए कि नहीं, किसी लोक कल्याण के लिए लिखे जाते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। इस अर्थशास्त्र अगर पुस्तक की बात करो तो कोई धर्म का पुस्तक है नहीं, लेकिन है ना पुस्तक, तो उस टाइम के बारे में बता रहा था। राज तरंगड़ी हो गया कल्हड़ का। तो ये सब पुस्तकें मेरा साहित्यिक स्रोत है, और ये साहित्यिक स्रोत क्या बताती हैं कि इतिहास में उस टाइम ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। कैसा? ऐसा। उस टाइम लास्ट बचता है विदेशी यात्रियों के विवरण, मतलब जो विदेशी लोग आए वो अपने साथ पुस्तकें भी लाए, और लेखक भी हुआ करते थे, लिखते भी थे, व्यापारी भी थे, जो कुछ भी थे। तो उनके द्वारा जो विवरण छोड़ गया है दुनिया में, उसकी अगर हम बात करें, जैसे यूनानी और चीनी यात्री आए, उन्होंने विवरण लिखा किसके बारे में? भारत के बारे में। उस टाइम भारत कैसा हुआ करता था। तो जब लिखे, तो आज हम उस पुस्तकों को जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे, और पूर्वज के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही तो इतिहास है। बीत चुके समय के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास है, उसके बारे में जानना ही क्या है? इतिहास है। तो जैसे फाहियान हो गए, वेनसांग हो गए, अल-बरूनी हो गए, ये सब मेरे विदेशी लेखक हैं जो कि अपने पुस्तक में विवरण दिए हुए हैं उस टाइम, उस जमाने के। तो उम्मीद है कि इतिहास के स्रोत आप सब पता लगा लिए होंगे। तो इतिहास के स्रोत मुख्यतः 3 प्रकार से हैं। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा कौन से है? विदेशी यात्रियों के विवरण द्वारा मुझे इतिहास के स्रोत की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा तो अच्छे से कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि हमें भी जानकर खुशी होगा कि नहीं आप सबको समझ में आया है। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर अगला अगर बात करें इतिहास का विभाजन, तो हम इतिहास का विभाजन करते हैं। पहली चीज की इतिहास का विभाजन करने की आवश्यकता क्यों है? तो इतिहास के विभाजन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ जाता है कि हम इसको छोटे छोटे अगर खंडों में बांट कर पढ़े तो अधिक हम जानकारी ले सकते हैं और गहराइयों के साथ। इसलिए इसका हमने खंडन किया। खंडन करने का मतलब है विभाजन किया। किसका? इतिहास का। तो इतिहास का जो विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से किया गया है। जो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, तो किसमें किया गया? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो मुख्यतः हम कितने प्रकार से? 3 प्रकार से करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसमें हम सर्वप्रथम इस पहले उठाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ले लिया जाए। इस प्राग ऐतिहासिक के बारे में अगर हम जानकारी लें तो इसमें पहले होता क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराने समय को लिया गया है, जिसमें हमें इतिहास के बारे में अवशेष वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उस टाइम लोग लिखना नहीं जानते थे। जब लिखना कोई जानवर नहीं करता तो लिखेगा कैसे? तो नहीं लिख सकता ना। तो इसलिए उस टाइम के लोगों के द्वारा कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उसे हम क्या कह देते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज है। तो मानव इतिहास का वह समय, मानव इतिहास का वह समय जब कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्यों नहीं मौजूद था? क्योंकि लोगों को लिखने नहीं आता था। इसलिए
यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिलते, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस काल की जानकारी मुख्य रूप से हमें तब पता कैसे चलता है कि इस टाइम के लोग कैसे रहे होंगे, इसकी जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर करते हैं हम। जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, सिक्का मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, भवन मिले हैं, तो ये सब के माध्यम से देखो इसमें कहा दिया है, जैसे पत्थरों के औजार दिया है, हम औजार देखकर पता लगाए हैं। हड्डियां मिली हैं उस टाइम की कुछ, उनके बारे में हमने जानकारी लगाया। फिर गुफा चित्रों पर आधारित ना, गुफा के अंदर जो लोग आराम करने जाते थे तो आपस में लड़ाई झगड़ते, फिर कुछ रगड़ते, चित्रकारी करते फिरते थे। जब चित्रकारी किए तो उनसे आधारित जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, हम उसको किसमें कह दिए, क्योंकि लिखा तो गया नहीं है तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल में जोड़ देते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन, तो पहली बात करें तो ये टोटली क्या था, पाषाण काल हुआ करता था। इंग्लिश में कहें तो द स्टोन एज, ठीक, स्टोन एज। और इसमें अगर बात करें पाषाण काल, तो पाषाण काल के उपकरण में हुए परिवर्तन और जलवायु के आधार पर मुख्यतः भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में इनको बांटे गए हैं। अगर हम बात करें पाषाण काल के उपकरण में हुए परिवर्तन और जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर? इसमें जो इनके उपकरण का परिवर्तन हुआ, यानी जो ये उपयोग करते थे दैनिक जीवन में, उस उपकरणों में क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। और थोड़ा जब जलवायु में चेंजिंग आता है तो हम इसको मुख्यतः कितने भागों में कर देते हैं, 3 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। और 3 भागों में कौन कौन से? तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक चौथा भी अलग आता है, ताम्र पाषाण काल, यानी कुछ टाइम तांबे का प्रयोग करना जान चुके थे, तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। पहले हम इन 3 मुख्यतः प्रकार से पढ़ने जो मुख्य दिया गया है, ठीक। तो अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल या अज्ञात काल, अज्ञात काल है क्या चीज? अज्ञात यानी होता है उसके बारे में जानकारी ना होना, यानी कि मनुष्य कब आया, कैसे आया, उसके विषय में आज तक तो कोई पता नहीं लगा पाया, कितने वर्षों पहले आया यह भी नहीं पता, तो इसलिए उसको क्या मान लिया गया, अज्ञात काल। तो अज्ञात काल से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम कौन सा काल कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक, क्लियर है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। कैसा काल? तो मध्य पाषाण काल। जब पूरा पाषाण काल खत्म होता है तो वहां से क्या शुरू होता है, मध्य पाषाण काल, जो कि इसका सन की बात करें तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व, यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व खत्म हुआ था पूरा पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल यहीं से शुरू होता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, उनका जन्म अभी नहीं हुआ है, उनके जन्म से पहले की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम कौन सा काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद क्या है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात करें तो लगभग 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के हम समय को क्या कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो और थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरा क्या था, आदि ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है उसके विषय में हम जानकारी ले देते हैं आप सभी को। तो आदि ऐतिहासिक काल ऐसा समय है जिसमें लोग लिखना तो जान चुके हैं कि भैया लिखा जाता है, लेकिन वो लिखे तो हैं, लेकिन आज के समय आधुनिक दुनिया के जो लोग हैं वो आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। लिखना तो जान चुके थे, ये यहाँ के मनुष्य जो थे लिखना जान चुके थे, लिखे भी हैं, लेकिन आज के समय अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है कि लिखा क्या गया है। तो ऐसे समय को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त होने के बावजूद भी लोग अभी नहीं पढ़ सके हैं, तो यह कौन सा काल है, तो आदि ऐतिहासिक काल है, जिसमें है कि इस काल में लिपि का आविष्कार हो चुका था। लिपि का, लिखने का जो तौर तरीका होता है, जो लिपि होती है, उसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन उस लिपि को अभी तक क्या नहीं किया जा चुका है, पढ़ा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वह थोड़ा सा चित्रात्मक लेके हुआ करता था, इसलिए अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आते हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस टाइम काफी डेवलप्ड माना जाता है कि शहर थे वो सब। इनका शुरू होता है वर्ष अगर बात करें लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, जैसे हड़प्पा, इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, और साथ में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब मुख्य स्थल है कहाँ के, सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों में कौन कौन है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, आदि ऐसे अन्य शहर भी शामिल हैं। अभी जब ब्रॉड में पढ़ाएंगे यानी कि विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे उसमें आप सभी को हम बता देंगे ऐसे कौन कौन से शहर थे और इसमें क्या क्या होते थे, इसके बारे में हम जब विस्तार पूर्वक बताएंगे तो आप सभी को बता देंगे। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल हमारा शुरू होता है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कहां से कहां तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहता है। और वैदिक काल को हम दो कालखंडों में बांट देते हैं। कितने कालखंडों में, दो कालखंडों में। पहला तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल की हम बात करें तो ऋग वैदिक काल, जिस काल में ऋग्वेद की रचना किया गया था उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। और इसको वर्ष में अगर डिवाइड करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यहाँ पे देखो लिखा गया होगा, ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है कि इस बीच के समय को कौन सा काल कहेंगे, ऋग वैदिक काल कहेंगे। और ये दोनों के दोनों किसके बनाए गए हैं, तो ये वैदिक काल के दो प्रकार बनते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल तो जिस काल में वेदों की रचना, कौन से वेद, ऋग वेद की रचना किया गया था उसे ऋग वैदिक काल। और इनका वर्ष क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करो तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अन्य बाकी 3 वेदों की रचना किया गया था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेदों की रचना किया गया था। इस काल को हम कौन सा काल कह देते हैं, उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल में वेदों की रचना किया गया था उसे हम वैदिक काल कह देते हैं, जिसका वर्ष 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल किसे कहते हैं, तो ऐसा समय जिसमें ऋग्वेद की रचना किया गया था, ऋग्वैदिक काल, और बाकी अन्य 3 वेदों की जिसमें रचना किया गया था वो उत्तर वैदिक काल। इनको वर्ष 1500 से 1000 ईसा पूर्व और इनका 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांट दिया गया है। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना भी पढ़ाया है आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और एग्जाम में यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठते हैं तो आप करने में सक्षम होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर आगे बढ़े तो यहां पर मिलता है ऐतिहासिक काल। कैसा काल, ऐतिहासिक काल। इसमें मुझे लिखित साक्ष्य प्राप्त है क्योंकि लोगों को लिपि लिखना आ चुका था और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो इस समय के जो लिखे गए चीज है इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पूर्णतः लोग इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि क्या चीज लिखा गया था। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत आता है, मध्यकालीन भारत आता है और ऐतिहासिक भारत आता है। ठीक, इसको हम यानी कि 3 भागों में बांटते हैं। किसको, ऐतिहासिक काल को, पहला प्राचीन भारत और दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। और यहां पर अगर बात करें, पहला प्राचीन भारत आता है जिसे हम एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी अवधि क्या थी प्राचीन भारत की, तो यह प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है, यानी अज्ञात काल ना, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल भी कहां से शुरू हुआ था, अज्ञात समय से। तो अज्ञात समय अज्ञात काल से लगभग कहां तक, तो 712 ईस्वी तक चला था। कहां तक चला था, तो 712 ईस्वी तक चले थे। और थोड़ा सा बात करें इनकी मुख्य विशेषता क्या थी प्राचीन भारत की, तो मुख्य विशेषता में इसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी आते हैं और साथ में वैदिक काल भी आता है, मौर्य साम्राज्य भी आता है, गुप्त साम्राज्य भी आता है, और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, तो प्राचीन भारत को कहा गया है। ठीक,
और साथ में साथ यहां से अगर हम बात करें मुख्य विशेषताएं, मतलब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ लेना है और वैदिक काल को भी पढ़ लेना है, मौर्य साम्राज्य को और गुप्त साम्राज्य को, साथ में वर्धन साम्राज्य, जो भी जितने भी आते हैं। मतलब है कि यहाँ पर 712 ईस्वी तक, यानी कि जब तक कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं किया गया है, उसके पहले जितने भी समय है सबको पढ़ लेना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत। यह शुरू होता है आपके मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, यानी कि 712 ईस्वी से। इनकी अवधि की बात करो तो 8वीं शताब्दी, जो कि 18वीं शताब्दी तक हुआ था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि 712 ईस्वी से ये प्रारंभ होते हैं, और 712 ईस्वी का वो समय होता है जब मुस्लिमों का आक्रमण भारत पे प्रारंभ हो चुका होता है, और वह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन बनता है? मोहम्मद बिन कासिम। और ये 712 ईस्वी से कब तक चलता है? तो यहाँ पर 1707 तक चलता है। कब तक चलता है? 1707 तक। ठीक। अब यहाँ पे 1707 की अगर हम बात करें तो ये 1707 जो सन है, ये सन आपके औरंगजेब की मृत्यु का है। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है, मध्यकालीन भारत, और कब तक चलता है? तो औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, क्लियर है? ईस्वी तक चलता है। और साथ में इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी इनके बारे में, यानी का पढ़ना इनके अंदर। 30 काल की शुरुआत अरब आक्रमणकारियों से शुरू होता है, और अरब आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम है, जो 712 ईस्वी से शुरू करता है। और राजनीतिक इसमें विखंडन होता है, यानी कि राजनीतिक तरीके से कई चीज बनते हैं, कई चीज बिगड़ते हैं, यहाँ पे विखंडित होता है। और इसके मुख्य चरणों में जैसे दिल्ली सल्तनत कई चरण में, और साथ में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के साथ साथ बहमनी साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य का उत्थान होता है, यानी कि कैसे उदय होते हैं और फिर कैसे पतन की ओर चल बढ़ जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम बात करें तो आधुनिक भारत है। कैसा भारत? आधुनिक भारत, जो आधुनिक दुनिया में की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत के बारे में बात करना है। आधुनिक समय अगर माना जाए तो 18वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान काल तक, यानी कि इस टाइम तक, जब तक हम इस टाइम जो आपको पढ़ा रहे हैं यहां तक समय ना। तो राजनीतिक स्वरूप से बात अगर हम करें तो 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से विद्रोह तक ना, यहाँ पे विद्रोह से लेकर के 1947 यानी भारत के आजादी तक। कब तक? 1947 तक के समय को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत। 1947 से भी ना कहकर आप वर्तमान समय भी कह सकते हैं। ठीक। और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इस काल की शुरुआत यूरोपीय के आगमन से होता है। यूरोपीय में कौन कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रांस, ये सब आते हैं, यानी यूरोपीय लोगों के आगमन से शुरू होता है। और कब तक शुरू होता है? तो आगमन से लेकर के औपनिवेशिक शासन में हुआ, और इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम शामिल है, भारत की निर्माण का इतिहास शामिल है, कैसे भारत का निर्माण होता है। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांध रखा था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन काल यहाँ पर है, आपको समझ में आया। फिर मध्यकालीन भारत यहाँ पर है, यह भी आपको समझ में आया होगा। फिर आधुनिक भारत यहाँ पर है, यह भी आपको अच्छी प्रकार से, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे। और अगर आपको हमारी लेक्चर अच्छा लगा, यानी कि मेरा जो वीडियो आप सबके लिए बनाए हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। और आप सबको वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।